इस समय आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। मेरा नाम विनय है और मेरे साथ स्टार ऑफ द सिटी में आज एक नहीं बल्कि 2 स्टार हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक के और हेड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के प्रोफेसर आशीष कुमार हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। साथ ही आपको बता दें कि मेरे बीच मौजूद हैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट दीपांशी श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं हम लोग। दीपांशी चुप हो, कैसे? बहुत अच्छी हूँ मैं भी। ओके स्टार ऑफ द सिटी में आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोफेसर आशीष कुमार सर से। सर अपने बारे में थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताएं, कहाँ आपका बचपन बीता, कौन कौन आपके परिवार में? बहुत बोरिंग सी कहानी है। अरे मैं केवल लखनऊ में पैदा हुआ। हाँ। जहाँ पैदा हुआ आज तक वहीं रहता हूँ। अच्छा। मेरी पढ़ाई सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हुई, शुरुआती जो थी 10th तक। 11th 12th क्रिश्चियन कॉलेज से किया और जस्ट उसके बाद KGMC में आ गया। ओके 1985 में। तब से आज तक KGMC में बना हुआ हूँ डिफरेंट कैपेसिटीज में। पहले अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था, फिर ऑर्थोपेडिक्स में PGME से सेलेक्ट होके आया जी, तो फिर KGMC में ही था। यहाँ पे आकर के मैं ऑर्थोपेडिक्स में मैंने MS किया, उसी दरमियान DNB कर लिया और उसके बाद जो है फिर यहीं सीनियर रेजिडेंट हो गया। फिर यहीं कैजुअल्टी मेडिकल अफसर अपॉइंट हुआ, फिर लेक्चरर बना, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, अब प्रोफेसर हूँ। क्या बात। और साथ साथ में स्पोर्ट्स मेडिसिन। बहुत बहुत बधाइयाँ सर। और आप अच्छा लग रहा है कि आप अपने शहर में ही हैं। लोग तरसते हैं कि हम बाहर चले गए हैं, कब अपने शहर में वापस आएंगे, हमारा शहर हमारा मुल्क हमें बुला रहा है। मेरा दायरा 4 किलोमीटर का है। बहुत अच्छा। तो सर जैसा कि स्टार ऑफ द सिटी में हम बात करते हैं एक ऐसे टैलेंट के बारे में जो लोगों को शायद पता नहीं होता, वो शायद परिवार वालों को या कुछ ही लोगों को पता होता है। आज मुझे पता है आपके पास बांसुरी भी है, माउथ ऑर्गन भी है, तो मुझे पता है 2 टैलेंट आप इस समय रखे हुए हैं और सिंगिंग भी आप करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ होती है, ये सभी लोग कहते हैं, है ना? जी। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आपको क्या लगता है मेडिकल की पढ़ाई टफ होती है? जी, मुझे लगता है हर फील्ड की पढ़ाई टफ भी होती है और इजी भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन आपकी सीरियसनेस कितनी किसी भी चीज की। कैसा जवाब दिया है। लेकिन ये बताओ मेडिकल की टफ होती है ना? हाँ होती तो है। तो ऐसे में सर समय निकालना, ये सारी अपनी हॉबीज को बरकरार रखना और इस पे काम करना, मतलब काम ही नहीं करना, इसमें पारंगत भी होना, कहाँ तक आपको इस पे चैलेंज फील हुआ, कितना कुछ आपने इसके लिए किया? तो देखिए ऐसा रहा कि जब CPMT की तैयारी कर रहे थे उस समय बहुत टेंशन था कि करियर का मामला है, कुछ बनना है। बहुत सारा घर में भी कहा जाता था भाई कुछ बन जाओ, फिर जो जी मैं करते रहना। तो जिस समय KGMC में सिलेक्शन हो गया उसके बाद टेंशन फ्री, क्योंकि हाई स्कूल की मेरिट से लेकर के PGME की मेरिट में और CPMT की मेरिट में सब कहीं ठीक ठाक बढ़िया रहे थे, तो कोई इतना टेंशन नहीं था कि ये भी पढ़ लेंगे। तो वो पढ़ाई चलती रहती थी और मेरी एक बस बड़ी ही अजीब सी आदत थी कि अगर मेरा क्लास कैसा भी टीचर ले रहा हो, कैसा भी रेजिडेंट ले रहा हो, मैं क्लास में बैठा रहता था। अच्छा। तो मतलब ये नहीं होता था कि हम कॉलेज आए और किसी वजह से चलो सिनेमा देखने निकल गए या चलो आज नहीं जाते हैं क्लास में, ये सब नहीं होता था। क्लास माने क्लास। अरे वाह। और क्लास के बाद फिर कुछ नहीं, फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे हम। हमारी पढ़ाई के घंटे जो थे वो मेडिकल कॉलेज के साथ खत्म हो जाते थे, उसके बाद फिर ये सब काम शाम का चलता रहता। मतलब वो कहावत जो पहले कही गई है कि पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेल के समय खेल, वो आपने पूरी तरह से अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ था। हाँ, मतलब मैं जो हूँ बस मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती थी कॉलेज के साथ में। तो दीपांशी आप कितना इत्तेफाक रखते हैं अपने पापा की इन सारी चीजों से? क्या आप भी उसी तरह से करते हो कि नहीं करते हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, आपकी पढ़ाई का क्या रहता है मैनेजमेंट, कैसे पढ़ते हो? जी, मैं पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बचपन से मेरा भी थोड़ा एम था डॉक्टर बनने का, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर थे। एंड मैं जिससे भी मिलती थी हर कोई मुझसे यही बोलता था कि तुम भी डॉक्टर बनोगी। तो 9th तक थोड़ा सा ऐसा टेम्परामेंट सेट हो गया था कि मेडिकल साइड ही जाना है। बट 10th से जब मेरा सब्जेक्ट थोड़े बढ़े, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, ये दोनों चीज़ें आई, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा इस तरफ
बढ़ने लग गया। और तो मेरी पढ़ाई का ऐसा रहता था कि हाँ 10th तो सबसे इम्पोर्टेंट ईयर होता है सबके लिए, 10th और 12th। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे खुद के थोड़े इंटरेस्ट रहते थे। मेरा रिसर्च करने का इंटरेस्ट था मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस में। तो पढ़ाई मेरा का शेड्यूल ऐसा कुछ कभी सेट नहीं रहा। मेरा थोड़ा सा एग्ज़ाम के साइड इंटरेस्ट कम रहता था, बट पढ़ाई तो खैर सबको करनी होती है। तो इतना जितना पापा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे हर एक चीज को, आज तक मेरे साथ वैसा तो कुछ नहीं रहा। कभी डांट पड़ी ऐसी कि तुम इस तरह से पढ़ती हो या ये पढ़? बहुत बार डांट पड़ी है। स्पेशली मेरा साथ ये रहता था कि जो भी कॉलेज में पढ़ाया जाता था, टीचर्स जो पढ़ाते थे, मैं सिर्फ उत तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। मैं हमेशा चाहती थी कि उस चीज को मैं खुद से एक्सप्लोर करूं, खुद से मैं चीजों को और डेप्थ में जाके अपनी भी इन्वॉल्वमेंट रख के पढ़ो। वेरी नाइस। तो ये चीजें थोड़ा सा जो नॉर्मल आजकल कॉमन लोग हैं उन दे फील दैट ये टेम्परामेंट उतना ज्यादा आपको कन्वेंशनल फील्ड में शायद से आगे ना ले जा पाए। तो उस वजह जब एग्जाम पास आ रहे होते तो इस आदत की वजह से मुझे बहुत डांट पड़ती थी, बट वो सही भी थी क्योंकि हर समय हर एक चीज को करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। राइट। तो इसलिए डांट तो बहुत बार पड़ी है, बट फिर भी कुछ अच्छी डायरेक्शन में गाइड करने के लिए ही पड़ी है। तो आज बेटी और पिता दोनों आज फादर्स डे पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ सर, शो की शुरुआत हो ही चुकी है, तो क्यों ना एक बांसुरी पे गाने से शुरुआत कर दी जाए, एक अच्छे से गाने के साथ। नहीं बिल्कुल, मैं अभी आपको सुनाता हूँ। बांसुरी पे ज़्यादातर मैं भजन टाइप के गाने बजाना पसंद करता हूँ। बिल्कुल। तो उसी का एक टुकड़ा सुनाऊंगा, तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा कि वो मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि वो कौन सा है। जी प्लीज। क्या बात है, क्या बात है। एक लाइन और सुनाता हूँ जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही राधा जो है कृष्ण पर नहीं फिदा थी, बांसुरी की धुन सुन के हम भी मंत्रमुग्ध हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा दीपांश, पापा को आपके सामने ही बैठे हुए हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पापा के सामने वो चीज़ कह नहीं पाते, तो आज आपके दिल में जो भी है पापा के लिए वो आज पूरे रेडियो पे सबके सामने बोल दो। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लाइक पापा के साथ जनरली ये रहता है ना, बच्चे जब होते हैं तो ज़्यादातर बच्चे अपनी मम्मी से थोड़ा ज़्यादा क्लोज होते हैं क्योंकि वो दिल खोल के अपनी मम्मी को सब कुछ बता पाते हैं। करेक्ट। बट पापा की जो बात होती है, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, वो बच्चे जनरली बचपने में उसको उतना पहचान नहीं पाते हैं। राइट। पर हर कोई ये जानता है कि अगर पापा का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है, उनका हाथ आपके सर पे नहीं है, तो आप ज़िंदगी में कोई भी पहलू तक नहीं पहुंच सकते। तो मैंने कभी आज तक अपने पापा को कभी कहा नहीं आज के कि आई लव यू पापा ऐसे कुछ, क्योंकि मैं पापा के साथ थोड़ा सा वही रहता है कि आप उतना ओपनली बोल नहीं पाते, बट ऐसा नहीं है। मैं अपने पापा को यही याद बोलना चाहूँगी कि आई लव यू लॉट पापा, आपने हमेशा हर चीज़ में मेरा सपोर्ट किया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और ये चीज़ मेरी लाइफ में इसी ने मैं जहाँ पर जिस भी अभी मैंने बहुत कुछ मुकाम हासिल नहीं करे अपनी ज़िंदगी में, पर जो कुछ भी हासिल किया आप लोग के आशीर्वाद, आपकी सीख और आपके इंस्पिरेशन से ही हासिल किया है। और आप लोग, आपके और मम्मी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ,
ये बात है जो मैं बोलना क्या बात है, इमोशनल कर लिया दीपांशी। तो ये होता है कि पिता सख्त होता है अंदर से, एक नारियल की तरह पिता होता है कि बाहर से जितना सख्त होता है अंदर से उतना ही मुलायम होता है। बच्चे शायद देर से समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, लेकिन पिता ऐसा ही होता है। तो हम माउथ ऑर्गन की बात करते हैं, और जैसे आपने बहुत अच्छी बांसुरी पे अभी 2 भजन सुनाए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि माउथ ऑर्गन का शौक आपको किस चीज से मिला, मतलब कैसे इंस्पायर हुए ये बजाने के लिए? मैं जो था जब हाई स्कूल में था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बैंजो बजाना सिखाया था। अरे वाह। सबसे पहले तो मुझको ये क्लासिकल का ABCD भी नहीं आता। मैं सिर्फ जो है बस बजा लेता हूँ, सुनते सुनते और कुछ करते करते। अरे वाह। यूं ही, मतलब मुझको कुछ भी नहीं आता है। सब सारे गामा ठीक है, बेसिक वाला तो पता है, लेकिन सोचा जाए कि हमको कुछ ज्यादा आता हो तो वो मेरी बेटी का काम है, मुझे सब नहीं आता। तो एक इंस्ट्रूमेंट बजाया, फिर दूसरा उठा लिया, फिर तीसरा उठा लिया। तो ऐसे करके मैं अपने KGMC की ऑर्केस्ट्रा का स्टेपनी हुआ करता था। गिटार भी बजाता था, ड्रम सेट भी बजाता था, सब कुछ बजाता था। तो ये होता था ऑर्केस्ट्रा में कोई नहीं, अच्छा हटो मैं देखता हूँ उसको। तो इस तरीके से होते 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 होते, लेकिन अब हुआ क्या कि जैसे ओवर द टाइम कहीं पे भी गिटार लेके जाना एक बड़ा अजीब सा लगता है। उम्र जैसे जैसे बड़ी होती है ना तो थोड़ी सी हिचक लगती है कि गिटार लेके पहुंच गए साहब, बहुत बड़े तोप हैं। तो इस वजह से माउथ ऑर्गन छोटा सा जेब में पड़ा रहता है। कहीं किसी ने कहा कुछ सुनाओ जी, तो हमने कहा है चलो शुरू हो जाते हैं जी। तो इस तरह से जो है वो। और रही बात बांसुरी की, ये तो मैंने लॉकडाउन में सीखा है। अरे वाह, क्या बात है। मैं लॉकडाउन के पहले बांसुरी नहीं बजाता था। लॉकडाउन में घर में बैठे हुए थे, कुछ नहीं थे, ये रखी हुई थी बांसुरी यूं ही, बस यूं ही शुरू हो गया। हालांकि दीपांशी भी बजाती है, लेकिन हम थोड़ा सा ज्यादा घिस लेते हैं। बहुत अच्छा। तो जैसा आपने अभी बताया कि कभी जरूरत पड़ती है तो तुरंत माउथ ऑर्गन निकालते हैं और बजा लेते हैं, तो फिलहाल तो हमें जरूरत फील हो रही है, हम चाहते हैं कि एक गाना माउथ ऑर्गन पे हो जाए। बिल्कुल, मैं एक थोड़ा सा सुनाऊंगा सीनियर लोगों के लिए, हाँ, और थोड़ा सा सुनाऊंगा यंग लोगों के लिए। अच्छा, क्या बात है। तो उससे सब कवर होना चाहिए ना। तो पहला गाना है सीनियर लोगों के लिए जी, याद किया दिल ने कहा हूं तो। ओहो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार। और जवान लोगों के लिए भी हो जाए।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। तो दीपांशी कैसा लग रहा है, पापा इतना अच्छा कभी आपके सामने बैठ के बजाते हैं या आज पहली बार आप सुन रहे हो उनके सामने? नहीं, मैं तो बहुत बार सुन चुकी हूँ और हर बार उतना ही अच्छा लगता है जितनी बार बजाते हैं। अरे वाह, तो क्या बात है। तो अभी ये आपकी तारीफ कर रहे थे कि बेटी बहुत अच्छा बजाती है, बेटी बहुत अच्छा गाती है, तो आपका क्या क्या टैलेंट है आज पूरे लखनऊ के सामने, आप बताइए। जी, टैलेंट है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, अच्छा। पर इंटरेस्ट जरूर बोलूंगी, उसे पैशन में जरूर बोलूंगी। तो पढ़ाई के साथ साथ मैं जिन चीज़ों में ज़्यादातर रही हूँ वो सिंगिंग है। तो मैंने बचपन से, जब मैं 3 साल की उम्र की थी तब से मेरी मम्मा ने मुझे सिंगिंग स्कूल में डाला था, जिससे बचपन से ही थोड़ा सा बेस के तैयार हो जाए गाने। मेरी मम्मा को भी गाने का काफ़ी शौक था पर वो उन्होंने नहीं सीखा, पर वो मुझे इसलिए चाहती थी कि मैं बचपन से ज़रूर सीखूं। तो 3 साल की उम्र से ही मैंने शुरू कर दिया था गाना सीखना। क्लासिकल सिंगिंग मैंने थोड़ा सा सीखा है। नाइस। और उसके अलावा मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में है और ड्राइंग, स्केचिंग में है। ये दोनों चीज़ें भी मैं करती हूँ। मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन थोड़ा सा मतलब पैशन है मेरा। और थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट जैसे पापा बजाते हैं उसी तरह मैं भी सिंथेसाइजर प्ले करती हूँ और थोड़ी बहुत बांसुरी भी प्ले करती हूँ और तबला मैंने सीखा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो जब क्लासिकल सिंगर हमारे बीच मौजूद है तो एक गाना तो बनता है वही, वरना लोग बुरा मान जाएंगे। तो कौन सा गाना सुनाना चाहोगी? जी, मेरा फेवरेट गाना है घर मोरे परदेसिया, श्रेया घोषाल। अरे वाह, क्या बात है, नाइस सॉन्ग जी। रखूं कुलरीन सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुवर तेरी राह निहारी, रघुवर तेरी राह निहारी, सात जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। दीन तनन दीना, दीन तनन दीना, धनी समा सगमध नीधा मागप गम बजा गम बनी नी गम बनी धप मगनी गमद पा निम पद म बनी नि धप मप गमनि सनि सरि रे माप पाप माप नी 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 धनि धनि धप म बनी धप मगरे गरे सनि नी रे गा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शानदार, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हम तो यही दुआ करेंगे एक बहुत अच्छा सिंगर भी आप बनो, एक इंजीनियर तो बनो ही, एक अच्छा सिंगर भी बनो। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए, बहुत सारे आपके और भी गाने हम सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी बात आप भी हमारे साथ शेयर करें, बीइंग अ फादर, कि आप क्या कहना चाहते हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं अभी, आप कभी अपने पिता के लिए भी फील करते होंगे या अभी भी कर रहे होंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक पिता बनने के बाद इस अहमियत को आपने कितना और समझा? पिता बनने के बाद ही पिता की अहमियत समझ आती है, ये तो हर कोई जानता है। और मेरे पिताजी तो इसी साल गुजर गए, तो सेंटिमेंटल इशू है तो उसको कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये था कि पिताजी की जितनी सेवा कर सकते थे वो किया। उनके सपने जो थे कि डॉक्टर बनना है, मतलब मेरा खानदान वकीलों का है, हमारा कोई डॉक्टर नहीं। तो मैं पहला डॉक्टर था अपने यहाँ का, तो हमने कभी जाना ही नहीं कि हमें कुछ और बनना भी है। मम्मी पापा ने सिर्फ कहा डॉक्टर बनना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होकर चले आए, कभी जाना ही नहीं। और आपको एक बड़ी मज़े की बात बताएं जी, कि CPMT एक ऐसी चीज़ थी जो एक सोच में, जो एक 16-17 साल के लड़के की सोच बहुत बड़ी नहीं होती है, तो उसमें सिर्फ उसको ये लगता है कि यार कैसे भी हो अब डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है। तो जो एग्ज़ाम मेरे, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम और BHU का एग्ज़ाम, ये CPMT के पहले पढ़ रहे थे, तो मैंने वो एग्ज़ाम ही स्किप कर दिए। यू नो कि मेरा CPMT नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, क्योंकि इसमें 750 सीट है कि मुझे कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। तो उसमें मेरी जो रैंक थी वो एकदम इनिशियल उसमें आई और KGMC में मैं था,
वाह। तो मैंने अगर वो एग्जाम दिए होते तो शायद मैं एम्स में भी हो सकता था, ऐसा मुझे अब लगता है। क्योंकि उसके बाद का जैसे एग्जाम था दिल्ली PMT हमारा अलग होता था उस समय, ये कंबाइंड नहीं था, ये नीट टाइप का जी। तो उसमें मेरा तुरंत सिलेक्शन हो गया मौलाना आजाद में। तो लाइक दैट, मतलब एक किस्मत होती है। लेकिन जब माँ बाप का जो सपना था, जब मम्मी को क्या शौक था कि सिटी मॉन्टेसरी में जो है वो फूलों में तौलते थे जो मेरिट में आता था, अच्छा, फलों में तौलते थे पेरेंट्स को। अरे वाह। तो अब वो एक प्रथा थी और सेकंड क्लास में वहाँ पढ़ता था तो मम्मी जाके देखा करती थी रेगुलर प्रोग्राम में। तो जब मैं हाई स्कूल मेरिट में आया तो उनका सपना जो है वो पूरा हो गया। क्या बात है। तो वैसे ही हमारे चांस की बात जो बोलता हूँ कि जैसे हमारे खानदान में कोई बेटी नहीं थी तो अभी आ गई है ना, और ये एकदम अकेली, मतलब ये मेरी अकेली हैं, कोई इनका कोई भाई बहन नहीं है। अच्छा, तो जो है वो यही है। फादर तो सबके एक होते हैं जी जी जी, लेकिन बेटी एक हो और केवल एक ही हो ऐसा बहुत बार नहीं होता जी जी जी। तो जो है सब इनका है, जैसे भी इनका है, सब भला भी इनका बुरा भी इनका तो इसलिए कुछ कहने को बचता नहीं है। बाकी तो और दीपांशी ने भी समझा है कि पिता की डांट में भी भलाई छिपी होती है और ये बच्चे बहुत कम समझ पाते हैं। बेहतर है कि आपने समझा है। सर, समय का अभाव है लेकिन चलते चलते हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप तमाम सुनने वालों को आज क्या कहना चाहेंगे। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए जी। और हर बच्चे को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पेरेंट्स के लिए जो समय के साथ कुछ कुछ मान्यताएं घट गई हैं तो उनको रिवाइव रखना चाहिए। तो पहला संदेश तो ये है भी अपने पेरेंट्स का ख्याल करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं ने आपका ख्याल किया है। राइट। तो उनका हक बनता है कि आप उनके बुढ़ापे में उनका ख्याल करें। और दूसरा ये है कि भाई काम तो सभी करते हैं, रोजी रोटी सबकी चलनी है तो काम करो, अपने फील्ड में एक्सेल करो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी कुछ हॉबीज या कोई आपके पैशंस हैं तो उनको जरूर परसू करो और ट्राई टू रीच अप टू द हेल्म ऑफ द स्टेट। दिस इज व्हाट माय। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दीपांशी, आज मैं भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी मेमोरीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें ताउम्र याद रहते हैं। आई एम श्योर कि कोई ना कोई ऐसा वाकया ज़रूर होगा सर के साथ जो आपको लगता हो अरे पापा ने मेरे साथ ये किया था, या कोई इमोशनल, कोई फनी, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। कभी आज तक बहुत ज़्यादा नहीं रहा। हाँ, कभी कभी ऐसा ज़रूर होता था कि मेरी मम्मी जो है वो किसी बात को लेके गुस्सा हो जाती थी। तब पापा का सपोर्ट काफ़ी रहता था। मम्मी को कैसे मनाना है, उनको कैसे वापस बात करनी, उनकी शुरू करवानी। या कभी कभी मैं किसी चीज़ की जिद बहुत करती थी और मम्मा नहीं मानती थी तो पापा ने बहुत बार हेल्प करी है मेरी। ये तो मैं समझ सकता हूँ कि माँ को पिता से बेहतर कौन मना सकता है। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, इतना कीमती समय दिया, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।